फ्रेंड्स, जोहार स्टडी पॉइंट जे चार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी स्टेनो या फिर जेएसएससी सहायक आचार्य का साइंस का यानी कि सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 शुरू करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 6 सेट प्रैक्टिस करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है? एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। किसके द्वारा? एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। किसके द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? ए कटौती, बी ऑक्सीकरण, सी निस्तापन और डी इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर आपको इस आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो डी इलेक्ट्रोलाइसिस। एल्युमिनियम एक क्या होता है? एल्युमिनियम जो है एक रासायनिक तत्व है। ओके फ्रेंड्स, एल्युमिनियम जो है एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? तो धातु रूप में पाया जाता है। और इसका प्रमुख अयस्क क्या होता है? तो बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? तो आपका बॉक्साइट होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 32 नंबर में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा बैंकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? ए बैंकिंग पाउडर बनाना, बी चिरंजन क्रिया, सी सोडा एसिड अग्निशामकों में और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी विरंजन क्रिया। क्या हो जाएगा? तो विरंजन क्रिया का जो है बैंकिंग सोडा का उपयोग नहीं होता है। इसमें जो है विरंजन क्रिया के लिए ब्लीचिंग पाउडर, क्या चीज़? तो विरंजन क्रिया के लिए ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। अगला प्रश्न है 33 नंबर में कि आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस का नाम बताएं। क्या बोलता है? आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस का नाम बताएं। ए नियॉन, बी क्रिप्टॉन, सी हीलियम और डी आर्गन। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डी आर्गन। क्या हो जाएगा? डी आर्गन। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह जो है उसमें नोबल गैस आर्गन को रखा गया है। समूह में नोबल गैस का जो है आर्गन को रखा गया है। और आर्गन का जो होता है क्या फ्रेंड्स? तो आर्गन का परमाणु संख्या जो होता है कितना है? तो 18 होता है। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु क्रमांक बताएंगे तो उसका 18 होता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर में कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है क्या होता है? ए उष्माशोषी, बी दहन, सी उष्माक्षेपी और डी उदासीन। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी उदासीन। क्या हो जाएगा? सॉरी, बी दहन। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी दहन, क्योंकि वह रासायनिक प्रक्रिया क्या चीज़? तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है? तो दहन कहलाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दहन। अगला है 35 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा एक अप्रूप है? क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अप्रूप है? किसका? तो कार्बन का एक अप्रूप है। ए चाक, बी संगमरमर, सी जिप्सम और डी हीरा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हीरा। हीरा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अप्रूप होता है फ्रेंड्स। हीरा जो है कार्बन का एक क्रिस्टलीय अप्रूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत जो होता है किम्बरलाइट पत्थर होता है। इसका प्राकृतिक जो स्रोत होता है क्या होता है? किम्बरलाइट पत्थर होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शिक एवं रंगीन होता है। शुद्ध हीरा जो होता है वो पारदर्शिक और रंगीन होता है। हीरा ज्ञात सभी पदार्थों में सबसे कठोर होता है। सभी पदार्थों में सबसे कठोर क्या होता है? तो हीरा होता है। अगला है 37 नंबर। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा, नहीं 36 नंबर, 35 बताया उसके बाद 36 नंबर कि 36 में क्या दिया हुआ है कि एक डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। डैश जो है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ए एक अंडा पकाना, बी एक आइस क्यूब पिघलाना, सी को बेक करना और डी गीला सड़ना। तो कौन सा जो है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो बताना है फ्रेंड्स। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी एक आइस क्यूब पिघलाना। पदार्थ के आकार, माप यानी कि साइज़, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। जिसका भी हम लोग मान लीजिए कि आकार, माप
रंग और अवस्था जैसे गुण को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक गुण कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, वह परिवर्तन जिसमें कभी किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ऐसे में क्या होता है, परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो जैसे आइस क्यूब का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। ओके फ्रेंड्स, अगला है 37 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सा मकड़ियों का अध्ययन का है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। ए आर्कनोलॉजी, बी एंथ्रोपोलॉजी, सी एपियोलॉजी और डी साइनोलॉजी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए आर्कनोलॉजी। क्या हो जाएगा, मकड़ियों के अध्ययन को हम लोग आर्कनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, क्या जी, तो एंथ्रोपोलॉजी तो इसको क्या कहते हैं, मानव की संस्कृति एवं या फिर सभ्यता का अध्ययन को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, मानव की संस्कृति। उसके बाद बात करते हैं हम लोग साइनोपोलॉजी। तो साइनोपोलॉजी किसका अध्ययन होता है फ्रेंड्स, तो कुत्तों का अध्ययन को हम लोग साइनोपोलॉजी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 38 नंबर में कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली पदार्थ को क्या कहा जाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। ए कर्णीय, बी कोशिका द्रव्य, सी उल्ब और डी फुसफुसीय। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी कोशिका द्रव्य। क्या हो जाएगा, बी कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है। ए एंजाइम, बी खनिज, सी हार्मोन और डी विकिरण। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। एंजाइम उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ऑलरेडी 6 सेट का प्रैक्टिस सेट का जो है 6 प्रैक्टिस सेट यानी कि 6 पूरा प्रैक्टिस सेट ऑल सब्जेक्ट्स। क्या, तो ऑल सब्जेक्ट में क्या क्या होगा, तो जीके, फिर आपको झारखंड जीके, ओके फ्रेंड्स, फिर आपको साइंस और आपको कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट हो गया। उसके अलावा आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी इसी में इंक्लूड रहेगा। आप चाहे तो वहाँ से प्रैक्टिस लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 40 में, इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है। इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है, यानी कि केचुआ किससे सांस लेता है वो बताना है। एक लोम कोष्ठ, बी त्वचा, सी फेफड़े वायुकोश और डी श्वासग्रंथ। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी त्वचा। क्या होगा, बी त्वचा। केचुआ जो है वो आपको त्वचा से सांस लेता है। केचुआ जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। उसके अलावा जो हम बात करते हैं तो मछली किससे सांस लेता है फ्रेंड्स, तो आपको गलफड़ों से सांस लेती है। कॉकरोच और अन्य कीड़े जैसे स्पाइरकल सांस लेने का छिद्र के माध्यम से सांस लेते हैं। सांस लेने के छिद्र के माध्यम से सांस लेती है। अगला प्रश्न है 41 नंबर में, मानव शरीर में क्या बोल रहा है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। मानव शरीर में जो कंठ होता है उसे क्या कहा जाता है। ए अनुनादक तंतु, बी स्पंदनशील तंतु, सी वॉइस बॉक्स या फिर थायरोरेटिनाइट। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वॉइस बॉक्स। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, तो आपको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। यह वयस्कों के लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो गले की ट्रैकिया के ऊपर और भोजन नली के सामने स्थिर होती है। अगला प्रश्न है 42 नंबर में, क्या दिया हुआ है, यौनारंभ। क्या दिया हुआ है, यौनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियां और वसा ग्रंथियों का स्राव बढ़ता है। क्या बोल रहा है, यौनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियां और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है। ए स्वेद और तेल, बी स्वेद और लक्षण, सी तेल और पानी, डी पानी और खनिज। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए स्वेद और तेल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्वेद और तेल। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 43 नंबर में, 43 में क्या दिया हुआ है कि गाजर में क्या दिया हुआ है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर में क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है, गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है बताना है। ए इसमें बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होगी, या फिर बी इससे बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होगी, या फिर सी इसमें बच्चे को कई बीमारियाँ
से लड़ने में मदद मिलेगी, या फिर डी इसमें बच्चों की अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। इससे बच्चों की आँख की रोशनी बेहतर होगी। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, इसलिए इसे खाने से बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होगी। यह विटामिन आँखों के वर्णक और रेडॉप्सिन के लिए ज़रूरी है। यह आँखों के वर्णक और रेडॉप्सिन के लिए ज़रूरी है। अगला प्रश्न है 44 नंबर में क्या दिया हुआ है? एंजियोप्लास्टी। क्या दिया हुआ है? एंजियोप्लास्टी में किस रोग का उपचार किया जाता है? एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? ए कैंसर, बी हृदय रोग, सी कुष्ठ रोग और डी मधुमेह। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी हृदय रोग। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हृदय रोग। एंजियोप्लास्टी से हृदय रोग का उपचार किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में एक वैल्यून कैथेटर की सहायता से अवरुद्ध धमनियों को खोलकर हृदय में सामान्य रक्त प्रवाह बहाल किया जाता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर में कि ग्लांक। क्या दिया हुआ है? प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई क्या है? प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है क्या है? ए जूल सेकेंड, बी जूल सेकेंड माइनस 2, सी जूल प्रति सेकेंड और जूल सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए जूल सेकेंड। क्या हो जाएगा? जूल सेकेंड। प्लांक जो है प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई जूल सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर में कि जब सितार और क्या दिया हुआ है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित के अंतर के कारण किया जा सकता है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। ए तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता, सी बी तारत्व और प्रबलता, सी केवल ध्वनि गुणता और डी केवल प्रबलता। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा सी केवल ध्वनि गुणता। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी ध्वनि गुणता। अगला प्रश्न है 47 नंबर में कि साबुन के पतले झाग में क्या दिया हुआ है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ए बहुलित परावर्तन और अभिव्यक्तिकरण, बी बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, सी अपवर्तन और परिक्षेपण, डी हो गया ध्रुवण और व्यक्तिकरण। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण। अगला प्रश्न है 48 कि इनमें से किसके द्वारा इंडक्शन मोटर को एसी पावर जनरेटर करने का लायक बनाया जा सकता है? इनमें से किसके द्वारा जो है इंडक्शन मोटर को एसी पावर जनरेट करने के लायक बनाया जा सकता है? ए 0 से कम स्लिप पर चलाकर, या फिर बी रोटेशन क्षेत्र के विपरीत दिशा में मोटर चलाकर, सी समक्रमिक गति पर उसे चलाकर, या फिर डी अल्टरनेटर के समांतर इसे जोड़कर। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डी अल्टरनेटर की समानता इसे जोड़कर। ओके, इसमें क्या होता है? अल्टरनेटर की समांतर इसे जोड़कर इंडक्शन मोटर प्रेरण मोटर को एसी पॉइंट पावर जनरेट करने के लायक बनाया जाता है। इसे प्रेरण मोटर इस कारण कहा जाता है क्योंकि इसके रोटर में प्रेरण के द्वारा धारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? प्रेरण के द्वारा जो है धारा उत्पन्न होती है। इसी की वजह से हम लोग क्या कहते हैं इसको? तो आपको प्रेरण मोटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 49 नंबर में यदि एक टेलीविज़न सेट में रंग हल्के होते हैं, यदि एक टेलीविज़न सेट में रंग हल्के होते हैं तो यह समस्या बहुत संभव होगी। क्या? कन्वर्जेंस असेंबली की, या फिर डी डिमोडुलेटर स्टेज की, सी क्रोमा एम्पलीफायर की और डी कलर डिटेक्टर की। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी क्रोमा एम्पलीफायर की। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न फ्रेंड्स, इस सेट का आखिरी प्रश्न है कि रेलवे कोच पर प्रयुक्त बियरिंग है। रेलवे कोच पर प्रयुक्त बियरिंग है क्या है? ए प्लम्बर ब्लॉक, बी नीडल वायरिंग, सी रोलर वायरिंग और डी बॉल वायरिंग। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा सी रोलर बियरिंग। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ऑलरेडी 6 सेट का जो है आपको प्रैक्टिस सेट डाल दिया गया है। 7वां सेट जो है आपको आज ही, यानी कि साइंस का और जीके का वीडियो डालने के बाद
आपको इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।